जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने क्लास 10th के केमिस्ट्री के अध्याय 3 धातु और अधातु मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि फुल सॉल्यूशन के साथ होगा। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बिहार बोर्ड के लिए ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, और इसमें हम लोग का धातु और अधातु का बात चलेगा। और देखिए इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन उपधातु है। तो देखिए एक होता है धातु और एक होता है अधातु और एक होता है उपधातु। यानी अगर कभी भी जिसमें केवल विद्युत का चालन हो तो विद्युत का जिसमें चालन होगा उसे विद्युत का सुचालक यानी चालक कहेंगे, और जो विद्युत का सुचालक होगा उसे धातु कहते हैं। लेकिन जो विद्युत का कुचालक होगा जिसमें करंट नहीं जाएगा उसको हम लोग अधातु के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ हमारे धरती पर ऐसे भी पदार्थ हैं जिनमें कुछ धातु का भी गुण है और कुछ अधातु का भी गुण है। तो उसमें हमारे लगभग हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, और उनसे 118 तत्वों में मात्र 7 गो ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम उपधातु के नाम से जानते हैं। और उनमें से हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन उपधातु है, तो इसमें तो Sb यानी एंटीमनी हो जाएगा डी। लेकिन वो 7 उपधातु कौन से हैं, तो देखिए हमारे 7 मेटलॉइड्स कहा जाता है इनको इंग्लिश में। ये है एगो सबसे पहले का है बोरॉन जिसे बी से सूचित करते हैं, सिलिकॉन जिसे SI से सूचित करते हैं, जर्मेनियम इसे GE से सूचित करते हैं, आर्सेनिक AS से सूचित करते हैं, एंटीमनी इसे SB से सूचित करते हैं, और टेल्यूरियम है जिसे TE से सूचित करते हैं, और पोलोनियम है जिसे PO से सूचित करते हैं। ये हमारे पीरियोडिक टेबल के P ब्लॉक के तत्व हैं। और P ब्लॉक के तत्व में खासियत यह है कि इसमें कुछ धातु भी पाए जाते हैं, कुछ उपधातु भी पाए जाते हैं, और कुछ अधातुएं भी इसमें पाई जाती हैं। तो देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ जिसमें उपधातु कौन है, तो एंटीमनी है। और ये लगातार 7 उपधातु आपको याद कर जाना है। कहीं अगर SB के जगह GE रहता तो इसे ही हम टिक मारते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, लेकिन एल्यूमिनियम का कुछ और भी अयस्क होगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर बॉक्साइट ना देकर कुछ और अयस्क पूछ देता, जैसे पूछ देता क्रायोलाइट जिसका सूत्र होता है Na3Al(F6), तो क्रायोलाइट जो है ये भी अल्युमिनियम का ही अयस्क है। कोरंडम पूछ देगा Al2O3, ये भी अल्युमिनियम का ही अयस्क है। और पोटेशियम फेल्डस्पार जिसे KAlSi3O8 के नाम से जानते हैं, ये भी हमारा बॉक्साइट का ही अयस्क है। और बोहेमाइट ये भी जो है हमारे अल्युमिनियम का ही अयस्क है। तो इस बॉक्साइट के जगह अगर इन चारों में से भी कोई होता तो इसको भी हम लोग अल्युमिनियम का ही अयस्क मारते। तो हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। और देखिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो देखिए विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी को माना जाता है, क्योंकि सबसे अच्छा चालन विद्युत का हम लोग का चांदी में ही होता है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर है, कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो देखिए आयनिक यौगिक का मतलब होता है कि आयनों से बना हो, और आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। अगर कभी Na+ में Cl- को भी जोड़ा जाए तो इससे भी बने जो यौगिक होंगे वो भी आयनिक होंगे। अगर कभी भी एक नॉर्मली हम लोग कहें कि एक धातु और एक अधातु को जोड़ने से जो यौगिक बनता है उसे हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। तो देखिए कैल्शियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु है, इससे बने यौगिक को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। और ये जो है नाइट्रोजन अधातु है, यहाँ भी अधातु है दोनों और यहाँ भी अधातु है, जिसके कारण वो आयनिक यौगिक नहीं होगा, उसे सहसंयोजी यौगिक के नाम से जानते हैं। ये भी हमारा आसान क्वेश्चन था। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का 5वां क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्न में से कौन अधातु है। तो देखिए जैसे Fe जो है ये तो आयरन है, लोहा। C का मतलब होता है कार्बन, और कार्बन जो है एक अधातु है। और देखिए ये है एल्युमिनियम और ये है Au यानी सोना। तो देखिए सोना भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, लोहा भी धातु है, केवल ये कार्बन है अधातु। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब जो हो जाएगा डायरेक्ट 5 नंबर का 20 सही जवाब है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का छठा क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो देखिए धातु का ऑक्साइड जो होते हैं सामान्यतः क्षारकीय प्रवृत्ति के ही होते हैं, लेकिन अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। कुछ धातु का ऑक्साइड ऐसे भी हैं जिनमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाता है, यानी वो अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड, इस उभयधर्मी कहते हैं इनको, यानी इसमें अम्ल का भी गुण है और इसमें क्षार का भी गुण है। और एक याद रखिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड जो है उभयधर्मी। अगर आपसे पूछ देता कि धातु किस धातु का ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होता है, तो इसमें हो जाता जिंक का या एल्युमिनियम का। अच्छा है पूछ देता कि निम्न में कौन सा ऑक्साइड जो है उभयधर्मी गुण दिखलाता है, तो उसमें हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, एगो हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 7वां, कहता है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो क्या है। तो देखिए जिसमें अगर या तो अयस्क चुंबकीय प्रवृत्ति का हो या तो अशुद्धि चुंबकीय प्रवृत्ति का हो, तो उसमें हमेशा चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। और चुंबकीय पृथक्करण विधि में 2 चुंबक के चक्के लगे रहते हैं जिन्हें रोलर कहा जाता है, चुंबकीय रोलर। और इस पर जो है अयस्क और अशुद्धि का मिश्रण डाला जाता है, जिसके कारण अगर कोई पदार्थ जो चुंबक से सटने वाला रहता है सट कर दूर गिर जाता है और जो नहीं सटने वाला वो अलग हट जाता है अलग बर्तन में, तो हम लोग जो है अशुद्धि को और अयस्क को अलग हटा लेते हैं। यह है अयस्क का सांद्रण का विधि। और अयस्क को हम लोग तमाम अलग अलग विधि से भी इसको सांद्रित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए कैल्शियम मजबूत धातु है, नहीं काट सकते। कॉपर तांबा और नहीं कटेगा चाकू से। आयरन तो लोहा का तो बातें हटा दीजिए और नहीं कटेगा। लेकिन है लिथियम, ये मुलायम धातु है। अगर आपसे कहा जाए कि सोडियम, ये भी जो है मुलायम धातु है। ये सब धातु जो मुलायम रहती हैं इन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो हमारा 8 नंबर यानी चाकू से काटी जा सकने वाली जो हमारी धातु होगी वो है लिथियम। और एक सोडियम भी रहता तो हम लोग सोडियम को भी टिक मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सोडियम नहीं था, लिथियम था, तो हम लोग लिथियम को टिक मार देंगे। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं। तो देखिए सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं, तो सक्रियता श्रेणी क्या है। तो सक्रियता श्रेणी जो है Ka, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, यानी लगातार इन धातु यानी तत्वों का जो श्रेणी है ऊपर से नीचे आते समय तत्वों की अभिक्रियाशीलता जो है घटते जाती हैं। और यहाँ देखिए हम लोग लिखे हैं पोटेशियम है सबसे ऊपर, यानी ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और सोडियम इसके नीचे है। फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। यानी इसमें हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु मौजूद हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं, अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर जो हाइड्रोजन से ऊपर के धातु हैं उन्हें अगर किसी अम्ल से अभिक्रिया कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इस कैल्शियम को ही देखें, अगर कैल्शियम का अभिक्रिया HCl से कराया जाए
तो इसमें देखिए जब HCl से हम लोग कैल्शियम का अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराते समय यहाँ एकल विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलता है और इसमें कैल्शियम का संयोजकता होता है +2 और HCl जो है ये टूटता है H+ और Cl- में टूट जाता है। और जब ऐसा होने के बाद देखिए होता है क्या कि जो HCl है वो H+ Cl- में टूटा और कैल्शियम पर 2+ है और प्लस वाला माइनस से जुड़ जाता है। और जब जुड़ेगा तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बन जाएगा। ये संयोजकता जो है 2 इस पर आ जाता है, इसका एक संयोजकता उस पर जाता है लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब प्लस में जो H बचा वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलता है और समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं, जिसके कारण क्लोरीन 2 और यहाँ भी क्लोरीन 2 हो जाता है। इधर कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 रह जाता है। तो देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन था कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं, तो अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एकदम दिमाग में रखिएगा कि कभी भी जो धातु होंगे हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन से गैस बाहर निकालेंगे, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो अगर विद्युत धनात्मकता उच्च है तो धनायन ही तो बनाएंगे, अगर ऋणात्मकता उच्च रहता तो ऋणायन बनाता। लेकिन इस क्वेश्चन में धनात्मकता कहा है और धातु जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसीलिए धातु जो है धनायन का निर्माण करते हैं। अगर सोडियम भी होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ बना देता है जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है तब। और देखिए इस प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर धनायन एकदम सही हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग जो है समय को बर्बाद न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो है 11 नंबर। कहता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो जो सल्फाइड अयस्क होता है वो हल्का होता है और कभी भी हल्के अयस्क को यानी अगर अशुद्धि भारी हो तो जब अशुद्धि भारी होगा तो इस अशुद्धि जब भारी रहेगा तो वैसे अयस्कों का सांद्रण हम लोग फेन प्लवन विधि द्वारा करते हैं। और देखिए फेन प्लवन विधि में क्या होता है कि जल भी रहता है और इसके ऊपर कुछ तेल कुछ मात्रा में डाल दिया जाता है और जब एक पाइप की सहायता से हवा को जब इसमें भेजा जाता है तो इस तेल के ऊपर झाग बनने लगता है और उसी झाग पर जो अयस्क हल्का होने के कारण इस झाग के ऊपर तैरने लगता है और उस झाग को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और अशुद्धि भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ से भी हम लोग जो है इस सल्फाइड अयस्क को सांद्रित कर सकते हैं जो कि फेन प्लवन विधि के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। तो देखिए एल्यूमिनियम का मिश्र धातु पूछ रहा है तो एल्यूमिनियम का जो मिश्र धातु है ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। और देखिए मैग्नीशियम जो है ऑप्शन ए में मौजूद है। तो निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, तो मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम में क्या क्या मिलाया जाता है, तो मैग्नीशियम बनाने के लिए एल्यूमिनियम और इसमें मैग्नीशियम दोनों चीज़ मिलाया जाता है। और देखिए एल्यूमिनियम जो है 50%, मैग्नीशियम भी 50%, आधा आधा दोनों मिला देते हैं, मैग्नीशियम बनकर तैयार हो जाता है। और मैग्नीशियम धातु नहीं मिश्र धातु है। फिर देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 13 नंबर है। कहता है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो कॉपर का जो निष्कर्षण है मुख्यतः हम लोग कॉपर पाइराइट से करते हैं, CuFeS2 से करते हैं। लेकिन ये निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से किया जाता है, लेकिन कॉपर के कुछ और भी तो अयस्क होंगे। कॉपर के एक अयस्क है क्यूपराइट, इसका सूत्र है Cu2O। फिर देखिए कॉपर पाइराइट, ये तो हम लोग देखबे कि इसमें जिसे CuFeS2 के नाम से जानते हैं। फिर कहता है कॉपर ग्लांस, Cu2S, मैलाकाइट,
CuCO3 CuOH द होल 2 और आजुराइट है 2CuCO3 CuOH द होल 2। ये सभी जो है कॉपर के प्रमुख अयस्क हैं। साथ ही साथ कुछ और भी अयस्क हैं जिन्हें चाल्कोसाइड के नाम से जानते हैं Cu2S, और यह एक सल्फाइड अयस्क है। और देखिए Cu2S को ही हम लोग ग्लांस के नाम से जानते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। और फिर देखिए कहता है कॉपर ग्लांस के नाम से जाना जाता है। कहता है कि चाल्कोसाइड ये जो है सल्फाइड अयस्क है। एक है बोरनाइट Cu5Fe(S4), यह भी क्या है सल्फाइड अयस्क है, क्योंकि इसमें भी तो सल्फर मौजूद है। तो देखिए कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से करते हैं, तो कॉपर पाइराइट से किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए जब अधातु का बात करेगा तो 4 या लगभग 4 से लेकर 8 तक, यानी 4, 5, 6, 7। और देखिए कहता है कि किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है, लेकिन कैसे। तो देखिए अगर आपसे कहा जाए कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में एक नॉर्मल सा नियम देखते हैं कि जिसके लास्ट में यम आ जाए वो धातु है, लेकिन लास्ट में इन आ जाए वो अधातु है। और यहाँ पर हमको सबसे पहले का बात समझना है, अगर कैल्शियम है Ca तो ये धातु है, लेकिन क्लोरीन इन आ रहा ये अधातु है। तो देखिए क्लोरीन जो है इस 17 इलेक्ट्रॉन है, इसका अगर हम लोग विन्यास लिखते हैं तो देखिए पहिलका कक्ष K है, K में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। दूसरा कक्ष L है, L में 8 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, तो 8 2 10 होगा। और तीसरा है M, M मैंने बाहरी कक्ष में देखिए 8 2 10 बैठ गया, 17 को था 10 गो बैठिए गया, तो 7 गुना बचा, तो M में 7 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। और देखिए क्लोरीन का जब बाहरी विन्यास लिखे तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ गया। जबकि अगर लिथियम है, लिथियम धातु है, इसका अगर विन्यास लिखते तो पहिलका कक्ष में 2 गो, यानी लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो पहिलका कक्ष में 2 गो और दूसरा L में देखिए 2 गो तो बैठ गया, तो 1 गो बैठेगा इसमें, तो लिथियम के बाहरी कक्ष में तो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और इसीलिए धातु जो होते हैं उनमें 1 2 3 यानी 4 तक जा सकता है, लेकिन 4 5 6 7 8 तक जो है हमेशा अधातु का इलेक्ट्रॉन बाह्यतम शेल में मौजूद रहता है, 4 5 6 7 8 के संख्या में। फिर देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 15 नंबर। कहता है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो ये साधारण गंधक है, और साधारण गंधक जो होता है वो पीला कलर का रहता है। और देखिए ये S8 इसका सूत्र है, ये S8 के रूप में पाया जाता है, और इसका जो ताज जैसा संरचना होता है, और ये सभी जो है इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से ये डिजाइन बना हुआ है। फिर देखिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जो है 16 नंबर। और 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, बॉक्साइट। जब भी कहेंगे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से करेंगे तो बॉक्साइट से, इससे निष्कर्षण करना फायदेमंद होता है। और हमेशा व्यावसायिक नियम में हमेशा फायदेमंद नियम का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ही तरफ चलते हैं, 17 नंबर है। और देखिए 17 नंबर कहता है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। तो देखिए सोना जो है कम क्रियाशील धातु है, और जब कम क्रियाशील रहेगा तो ये जल्दी अम्ल में घुलेगा नहीं। तो जब अम्ल में नहीं घुलेगा तो इसको घुलाने के लिए अम्लराज बनाना पड़ता है। और अम्लराज बनेगा कब, जिसे हम लोग एक्वारेजिया भी कहते हैं, ये बनता है कब, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिलाते हैं तब, लेकिन 1:3 के अनुपात में। यानी अगर 1 लीटर नाइट्रिक अम्ल होगा तो 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमको चाहिए, तब जाकर हम लोग जो है अम्लराज बना सकते हैं। और कभी भी जो बहुत कम क्रियाशील धातु सोना है वो अम्लराज में ही घुलता है, किसी अम्ल में नहीं घुलता है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं, 18 नंबर है। फिर देखिए कहता है कि कौन सा
कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो देखिए कमरा के ताप पर अधातु पूछा है और आपको कंफ्यूज करने के लिए पारा भी दिया है, लेकिन देखिए वो धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, लेकिन अधातु पूछ दिया तो ब्रोमीन मारिएगा। ब्रोमीन Br जिसका संकेत होता है। और देखिए ब्रोमीन जो है कमरा के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ कहता है अगले का क्वेश्चन कि 19 नंबर है, कहता है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो देखिए सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर के नाम से जानते हैं। तो हम कैसे जान गए? तो देखिए कुछ बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा कि अगर टीन में सीसा मिला दें तो बन जाता है सोल्डर। इस सोल्डर को हिंदी में टांका कहा जाता है। 67% टीन और 33% शीशा मिलाते हैं तब जाकर सोल्डर का निर्माण होता है। लेकिन पीतल कैसे बनता है? ये भी तांबा और जस्ता के मिलाने से बनता है। 75% तांबा और 25% जस्ता जब मिलाते हैं तब जाकर बनता है पीतल। फिर कांसा देखिए, कांसा जो है तांबा 75% और टीन 25% मिला देते हैं, कांसा बनकर तैयार हो जाता है। जर्मन सिल्वर कहता है कि तांबा 50% और जस्ता 25%, निकेल 25% मिला देंगे तब जाकर जर्मन सिल्वर तैयार होता है। गन मेटल कहता है तांबा 88%, जस्ता 2%, टीन 10% मिलाते हैं तब जाकर गन मेटल बनकर तैयार होता है। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा सही जवाब जो हो जाएगा, सीसा और टीन किसका मिश्र धातु है? मैंने मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो देखिए ये चारों में से चुनना है जो इन चारों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो देखिए इनमें अगर आप देखते हैं कभी भी तो Au जो है ये भी अभिक्रियाशीलता श्रेणी में नीचे है, Ag है ये भी नीचे है, Hg भी जो आता है ये भी नीचे ही आता है। और देखिए लेकिन ये जो Cu है इन सभी से ऊपर है। और देखिए जब Cu इन सभी से ऊपर रहेगा तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ए होना चाहिए था, मिसप्रिंट है, डी लिखा गया है। लेकिन देखिए निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इस ऑप्शन ए मानिएगा और इसका टिक मार दीजिए Cu, कॉपर धातु। तो इसी बात के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।